हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो ये मैं फ़िज़िक्स में पहला बूस्टर लेकर के आ रहा हूँ जिससे कि आप सभी लोग अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हों। तो आइए हम पहले बूस्टर में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी सरफेस के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अगर ये डेफिनेशन आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से क्या समझते हो, तो हम एक जो है सरफेस ले ली जो हमने एस ली है, और इसमें हमने एक छोटा स्मॉल ये एरिया ले लिया एस, डी एस एरिया ले लिया हमने। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस जो फील्ड हैं ये क्या होती हैं? सरफेस के लंबवत होती हैं। तो यदि हम किसी सरफेस एस जिसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई है पर एलिमेंट्री सरफेस डी एस ले लें, तब इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा डी फाई बराबर, ये हमारे पास ई की डायरेक्शन है और ये हमारे पास डी एस की डायरेक्शन है। ये रेखाएं जा रही हैं। तो डी एस का जो कंपोनेंट होगा, फ्लक्स लेते हैं हम तो ई डॉट डी एस लेते हैं, तो डी फाई बराबर ई डॉट डी एस हो जाएगा। अतः टोटल फ्लक्स जो होगा जो क्लोज सरफेस से निकल रहा है, फाई बराबर जो होगा वो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस के बराबर होगा। उसके बाद है गॉस लॉ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ ये आने वाले टॉपिक में है गिनती, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के अंदर बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और मैथमेटिकली हम इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। अब हम इसे प्रूफ करेंगे, तो हम इसे प्रूफ करने के लिए दो पार्ट में प्रूफ करेंगे। पहला तो हम ये लेंगे कि जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कहीं पर प्लस क्यू आवेश रख देंगे, और जब प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो उससे बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज यानी Q/ε0 के बराबर हम इसे प्रूफ करेंगे। और सेकंड केस हम लेंगे जबकि चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है। तो हम पहला इसमें केस लेते हैं जब आवेश प्लस क्यू सरफेस के अंदर है। तो मान लिया कि एस क्षेत्रफल वाली हमने एक सरफेस ले ली और यहां पर ये प्लस क्यू चार्ज यहां पर रखा हुआ है किसी पॉइंट पर। तो अब हम यहां से निकलने वाली जो बल रेखाएं होंगी वो सरफेस के लंबवत होंगी। तो ये हमने मान लिया आर दूरी पर कोई ये हमारे पास एक डी एस सरफेस है, ये वाली जो दिखाई गई है डी एस सरफेस है, और ये हमारे पास सरफेस से जो नॉर्मल है वो डी एस है। थीटा कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। तो हमने क्यू आवेश से आर दूरी पर डी एस क्षेत्रफल की सतह का सूक्ष्म भाग लिया। इस सूक्ष्म भाग पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है। अब इस सूक्ष्म सतह के क्षेत्रफल का इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कंपोनेंट, तो ये ds का क्षेत्रफल के इधर की साइड में E की दिशा में जो कंपोनेंट होगा वो होगा ds cos थीटा। अतः इस सूक्ष्म सतह से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई बराबर हम लेते हैं E डॉट डी एस, और इसे लिख सकते हैं हम E ds cos थीटा। ये समीकरण 1 में जो E का मान दिया हुआ है इसे हम यहां समीकरण 2 में लगा देंगे। तो हमारे पास डी फाई बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा, या हम इसे लिख सकते हैं Q/4πε0 ds cos θ/r²। अतः पूरी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/4πε0, ये हमने ds क्षेत्रफल के लिए लिया था। हम क्या करेंगे, इसे पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रल कर देंगे। तो क्लोज सरफेस s ds cos θ/r²। और हम जानते हैं कि जो ds cos θ/r² होता है उसे हम d ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है ds क्षेत्रफल की सरफेस के द्वारा, ds क्षेत्रफल की सरफेस के द्वारा आवेश q पर बना हुआ सॉलिड एंगल। तो यहां हम इसकी जगह सॉलिड एंगल लिख देंगे डी ओमेगा, ये वाली जो टर्म है ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल के बराबर होगी। और हम जानते हैं
कि किसी भी सरफेस से बना हुआ टोटल सॉलिड एंगल जो होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। इसलिए ये हमारे पास सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई आएगी। तो ये हमने यहां पर फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू इसकी वैल्यू हमने लगा दी 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इससे हम देखते हैं कि हमारे पास जो फाई फ्लक्स है ई डॉट डी एस की वैल्यू है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी जो हमने आवेश क्लोज सरफेस के अंदर बंद किया हुआ था उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। अब अगर सरफेस के अंदर एक से ज्यादा आवेश हैं तब हम क्या करेंगे, इन सब का हम अलजेब्रिक सम लेते हैं। तब फाई बराबर हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 और क्यू की जगह पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इसे हम समेशन i इक्वल टू 1 to n ले लेंगे QI, और ये जो पूरी वैल्यू है यहां पर इस वैल्यू की जगह हम क्या लगा देंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। ये वैल्यू हमारी यहां पर Q अपॉन कैपिटल Q ले लेंगे, और कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूफ हो जाता है। अब हम सेकंड पार्ट में ये मान लेंगे कि जो चार्ज है वो सरफेस के बाहर है। सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0 है, और जब सरफेस के अंदर चार्ज 0 है तो निकलने वाला फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि Q की वैल्यू 0 है। तो हम इसे प्रूफ करते हैं। हमने सरफेस के बाहर कोई पॉइंट ले लिया, यहां पर हमने प्लस Q आवेश रखा है ये, और इसे अगर हम देखें तो ये सरफेस है और ये यहां पर ये पॉइंट है हमारा, यहां पर ये एंगल बना रहा है θ1 ds1, सरफेस ले ली, और दूसरी सरफेस ले ली ds2, ये एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से θ2 कोण बना रही है। प्लस Q से ds1 की दूरी r1 है और प्लस Q से ds2 की दूरी r2 है। ये θ1 है, ये θ2 है। तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से ये हमने लिखा हुआ है, माना प्लस Q सरफेस के बाहर बिंदु P पर स्थित है और क्लोज्ड सरफेस पर क्षेत्रफल ds1 और ds2 है। ये ds1 क्षेत्रफल है, ये ds2 क्षेत्रफल है। माना ds1 सरफेस का नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से कितना कोण बना रहा है, ये वाला एंगल है हमारा θ1 कोण बनाता है, जबकि ds2 सरफेस का नॉर्मल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा से θ2 कोण बनाता है। अतः ds1 सरफेस द्वारा बिंदु P पर बना हुआ सॉलिड एंगल, अगर हम यहां सॉलिड एंगल की बात करें तो चाहे ये वाली सरफेस हो चाहे ये वाली सरफेस हो, दोनों ही सरफेस यहां पर d ओमेगा एंगल बनाएंगी। तो d ओमेगा बराबर ds1 cos θ1 अपॉन r1 स्क्वायर। इसी तरीके से ds2 सरफेस द्वारा P पर बना हुआ जो सॉलिड एंगल होगा d ओमेगा इक्वल टू ds2 cos θ2 अपॉन r2 स्क्वायर। स्पष्ट है कि दोनों सरफेस के सॉलिड एंगल बराबर हैं, क्योंकि ds1 cos θ1 अपॉन r1 स्क्वायर ds2 cos θ2 अपॉन r2 स्क्वायर बराबर d ओमेगा आ गया। और हम जानते हैं कि सरफेस के अंदर प्रवेश करने वाला फ्लक्स नेगेटिव और सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ये साइन कन्वेंशन हमने मान रखा है, यही माना जाता है। अतः ds1 सरफेस के अंदर एंटर करने वाला जो फ्लक्स होगा इसे हम फाई इन से लग रहे हैं, और चूंकि एंटर करने वाला माइनस होता है तो माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा, और ds2 सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स प्लस का लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू डी ओमेगा। इसलिए सरफेस से बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू जितना एंटर हुआ और जितना एग्जिट हुआ, दोनों को हम जोड़ देंगे अलजेब्रिकल। तो ये हमारे पास फाई बराबर 0 आ जाता है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर हैं। तो इससे हमारी गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि अगर सरफेस के अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तब हमारा जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू Q के बराबर होगा, और जब चार्ज बाहर रखा हुआ था, अंदर सरफेस के अंदर चार्ज 0 था, तो निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो आई होप ये अच्छे से सब लोगों के समझ में आ गई होगी। सभी लोग इसे तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। और इसी के साथ में ये हमारी इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ है, डिफरेंशियल फॉर्म है, ये कभी कभी गॉस लॉ के साथ ही आ जाती है और कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती है। तो इसे भी सभी स्टूडेंट करके जाएं, कोई भी नहीं छोड़े। इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम हम जानते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के अंदर
बंद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। दैट इज E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ये हमारे गॉस थ्योरम हो गई। अब हमने मान लिया कि क्लोज सरफेस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। ये हमने कोई सरफेस है, ये हमारे पास वॉल्यूम है बी है, और इसमें एक स्मॉल वॉल्यूम हमने dv ले लिया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हमारी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर क्या है, रो है। तब टोटल चार्ज क्या होगा, तो हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो Q इक्वल टू कितना होता है, टोटल चार्ज या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो Q बराबर होता है रो dv के बराबर, रो dv के बराबर होता है। तो ये यहां पर लिख रखा है, तो टोटल चार्ज कितना होगा हमारे पास, रो dv होगा। इसलिए पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो हम इंटीग्रेशन लगाएंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन या वॉल्यूम इंटीग्रेशन, रो dv, ये टोटल सरफेस पर हमारा ये चार्ज बन जाएगा। और हम Q की वैल्यू यहां समीकरण 1 में लगा देंगे, तो E डॉट ds इक्वल टू 1/ε0, Q की वैल्यू लगा दी, वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv। इस ε0 को हम अंदर ले जा रहे हैं, तो ये रो अपॉन ε0 dv हो जाएगा। और इसके बाद हम एक थ्योरम पढ़ के आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या कहती है, किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है। दैट इज E डॉट ds सरफेस इंटीग्रल। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। तो सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल, वेक्टर E है तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस E dv। तो ये वैल्यू हम समीकरण 2 में इस जगह पर लगा देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी डाइवर्जेंस E dv बराबर, ये हमारा राइट हैंड साइड है, वॉल्यूम इंटीग्रल रो अपॉन ε0 dv। और इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आए तो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस E, ये माइनस रो अपॉन ε0 dv बराबर 0। चूंकि वॉल्यूम एलिमेंट कभी किसी चीज का 0 नहीं हो सकता, इसलिए डाइवर्जेंस E माइनस रो अपॉन ε0 बराबर 0 होगा, यानी डाइवर्जेंस E बराबर रो अपॉन ε0। और ये हमारी कहलाती है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर हम ε0 यहां ले आते हैं तो ये ε0 E बन जाएगा, और ε0 E बराबर होता है d, जिसे हमने आगे पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। तब ये डाइवर्जेंस d बराबर रो कहलाएगा। तो कभी कभी ये डाइवर्जेंस d बराबर रो भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, शो दैट E इक्वल टू माइनस ग्रेड बी। ये शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत आने वाला क्वेश्चन है, तो ये भी किसी को नहीं छोड़ना है। मैंने केवल इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिया है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को तैयार करने हैं। तो E बराबर माइनस ग्रेड बी हम प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो हम जानते हैं कि प्लस Q आवेश से R दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विभव जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अनंत से R दूरी तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है B इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R E डॉट dl। और हम जानते हैं कि E इक्वल टू EXI प्लस EYJ प्लस EZ के, और जो लेंथ एलिमेंट है हमारी लंबाई का एलिमेंट DL बराबर DXI प्लस DYJ प्लस DZ के। ये वैल्यूज हम समीकरण 1 में E और DL की लगाते हैं, तो ये हो जाएगा EXI EYJ EZ के डॉट DXI प्लस DYJ प्लस DZ के। तो I डॉट I 1 होता है, तो ये हमारे पास EX DX प्लस EY DY प्लस EZ DZ। इस इक्वेशन को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू E, विद रेस्पेक्ट टू X, विद रेस्पेक्ट टू Y और विद रेस्पेक्ट टू Z। तो जब हम विद रेस्पेक्ट टू X से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो B का डिफरेंशियल डेल V अपॉन डेल X होगा। इंटीग्रल कांस्टेंट ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल से कितना बचेगा, माइनस EX। तो EX बराबर बचा हमारा माइनस डेल V अपॉन डेल X। सिमिलरली y के सापेक्ष जब करेंगे तो EY इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल Y, EZ इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल Z। और ये हमारे EX EY EZ के मान हम अगर समीकरण नंबर 2 में लगा दें, समीकरण नंबर 2 देखो ये है हमारी, इस समीकरण में हम पुट कर दें EX EY EZ की वैल्यू, तो E बराबर आ जाएगा माइनस
कॉमन ले लिया, आई डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल वी अपॉन डेल जेड। और अगर हम b यहां से बाहर निकाल दें तो ये डेल ऑपरेटर बचता है माइनस डेल बी, और माइनस डेल बी को हम कहते हैं माइनस ग्रेड बी। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमारा इसका हो जाता है। बहुत आसान डेरिवेशन है, ये भी सभी बच्चों को करके जाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी क्या होता है कि गॉस थ्योरम से क्या समझते हो, और गॉस थ्योरम के साथ में एक उसका एप्लीकेशन भी दे देते हैं। तो एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये अलग से भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उस स्फीयर के बाहर स्थित बिंदु पर, स्फीयर पर स्थित सरफेस पर और सरफेस के अंदर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हम क्या है, तीनों केसेस ले रहे हैं, जबकि बिंदु P क्या है, सरफेस के बाहर है। तो ये हमने एक r0 रेडियस का हमने ये स्फीयर ले लिया है, और r1 दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने मान लिया r0 रेडियस के स्फीयर पर q आवेश डिस्ट्रीब्यूटेड है, अतः वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई r0 q होगा। अब हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के केंद्र से r1 दूरी पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होती हुई एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींचते हैं। और देखो ये हमने जो एरो दिखा रखे हैं ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा सरफेस के लंबवत होती है। तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं बता रही हैं। यहां पर दिशा क्या होगी, ये होगी। अब हमने जो है एक गॉसियन सरफेस खींच ली। इस गॉसियन सरफेस पर एक हमने छोटा ये ds एलिमेंट ले लिया है, ये हमने ds एलिमेंट ले रखा है यहां पर, और यहां पर ये नॉर्मल इसका क्षेत्रफल का, और इसी दिशा में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। इसे हमने EO से दिखाया है, बाहर वाले पॉइंट पर E आउट या EO लिख दिया है। तो देखते हैं इसमें, इस स्फीयर पर के बाहर केंद्र से r1 दूरी पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से होती हुई एक काल्पनिक गॉसियन सरफेस खींची। इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा सरफेस के नॉर्मल के अलोंग होगी। अतः पूरी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस EO डॉट ds। और अगर हम देखें EO और ds के बीच में जो एंगल है दोनों की दिशा समान है तो एंगल 0 होगा, इसलिए हमारे पास आ जाएगा EO ds cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो क्लोज्ड सरफेस ये इंटीग्रल ले लिया हमने EO डॉट ds, EO ds। अब गॉसियन सरफेस का प्रत्येक बिंदु केंद्र से क्या है, r1 जो है वो समान दूरी पर है। ये अगर हम देखें ये पूरा जो है केंद्र से क्या है, बराबर बराबर दूरी पर है, और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दूरी का फंक्शन होती है, दूरी पर निर्भर करती है, इसलिए इसके प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो वो हमने लिखा है यहां पर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी r1 पर है, अतः EO का मान कांस्टेंट होगा। अतः गॉसियन सरफेस से इसे बाहर निकाल देंगे तो निकलने वाला फ्लक्स फाई बराबर EO और ये सरफेस इंटीग्रल ds। और हम जानते हैं कि किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई r² होता है। तो E डॉट ये हमारे पास ds की इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस यानी 4 पाई r1²। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर EO इंटू 4 पाई r1²। लेकिन हम गॉस थ्योरम से जानते हैं कि बाहर निकलने वाला किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स 1/ε0 इंटू गॉसियन सरफेस के अंदर बंद आवेश की मात्रा के बराबर होता है। तो ये हमने फ्लक्स एक ये निकाला है EO इंटू 4 पाई r1² ये लगा दिया, और ये गॉस थ्योरम से लगा दिया Q आवेश हमने बंद किया हुआ है तो ये लगा दिया हमने। तो इसलिए किसी भी बाहरी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी 1/4 पाई ε0 इसे नीचे ले आए Q/r1²। इसका मतलब जो बाहरी बिंदु है
जो आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और यही चीज हमारी तब आती है जबकि कोई पॉइंट चार्ज हो, यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो स्फीयर पर चार्ज दिया हुआ है वो हम उसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सरफेस के बाहर स्थित बिंदु के लिए स्फीयर का संपूर्ण आवेश उसके केंद्र पर स्थित मान सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, जबकि बिंदु P कहां है, सरफेस पर है। सरफेस पर है तो R1 जो है हमारा कहां आ जाएगा, बिल्कुल सरफेस पर आ जाएगा। R1 बराबर लगा देंगे हम R0 इसी वाले एक्सप्रेशन में। तो EO की जगह ES लिखेंगे 1/4πε0 Q अपॉन R1 बराबर R0 स्क्वायर। और 4πε0 कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है, R0 कांस्टेंट है, इसका मतलब ES बराबर कांस्टेंट। तो सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है जबकि बिंदु P सरफेस के अंदर है। तो ये हमने R0 रेडियस का, ये हमारे पास स्फीयर है, R0 रेडियस है और अंदर कोई बिंदु P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तब क्या होगा, इस बिंदु P पर होते हुए हमने एक गॉसियन सरफेस खींच ली, एक गॉसियन सरफेस हमने खींच ली है, ये गॉसियन सरफेस खींच दी हमने। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बाहर की ओर होगी और ds की दिशा, नॉर्मल की दिशा भी ये होगी। तो ds और ei यानी इन पॉइंट पर, अंदर वाले पॉइंट पर इनकी दिशा क्या होगी, समान होगी। अब गॉसियन सरफेस पर ds और ei की दिशा समान होगी, अतः पूरी गॉसियन सरफेस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्लोज्ड सरफेस ei ds। और ds और ei के बीच एंगल 0 है तो ei ds cos 0 यानी कि ei ds। चूंकि गॉसियन सरफेस का प्रत्येक बिंदु केंद्र से समान दूरी पर है अतः ei का मान कांस्टेंट होगा। तो हम ये ei जो है इस इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे और क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ds, और ds की वैल्यू इस वाले गॉसियन सरफेस का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr2 स्क्वायर। लेकिन गॉस थ्योरम से हम जानते हैं फाई बराबर 1/ε0 इंटू गॉसियन सरफेस के अंदर बंद आवेश की मात्रा, और फाई की वैल्यू ये निकाली है हमने, तो इसे हम इस जगह पर लगा देंगे ei इंटू 4πr2 स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0, और सरफेस में आवेश की मात्रा है Q। अब स्फीयर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो स्फीयर कंडक्टिंग होगा या स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होगा। तो कंडक्टिंग है अगर स्फीयर, तो इसके बारे में हम क्या जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर पर आवेश उसकी सरफेस पर रहता है, उसके अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। अतः गॉसियन सरफेस के अंदर Q बराबर 0 होगा, और जब Q 0 लगा देंगे तो ei की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो हमने कितना लिया है, जो हमारे पास 4/3 πr0 Q वॉल्यूम के स्फीयर पर आवेश कितना है, Q आवेश है, क्योंकि रेडियस कितनी थी 4πr0 Q, और हमें कहां निकालना है 4/3 πrt Q वॉल्यूम पर। तो Q अपॉन ये 4/3 πr0 Q इंटू 4/3 πr2 Q। तो आवेश कितना आ गया हमारे पास, Q ये r2Q अपॉन r0 Q। अतः समीकरण 3 से ei इंटू 4πr2 स्क्वायर जो फ्लक्स का मान है बराबर 1/ε0 इंटू गॉसियन सरफेस में आवेश की मात्रा कितनी निकाली है, Q r2Q अपॉन r0 Q। तो देखो ये हमारे पास r2 है, ये इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ei बराबर ये 4π यहां आ गया 1/4πε0 Q r2 अपॉन r0 Q, यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2। तो हम अगर ग्राफ खींचें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ये हम एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ले लें और वाई एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो अंदर वाला पॉइंट है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ता जाता है, यहां पहुंच गए। और जब हम सरफेस पर पहुंचते हैं स्फीयर की, ये वाले पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं तब हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है और बाहर निकलने पर 1/r1 स्क्वायर। तो यहां तक हम इसमें लिख करके आएंगे। क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि गॉस थ्योरम से क्या समझते हो, किसी स्फेरिकल सरफेस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु सरफेस के बाहर है, सरफेस पर है और सरफेस के अंदर है।
तो ये क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में पूछा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट फ्लैट शीट ऑफ चार्ज। आवेश की अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने देखो ये एक फ्लैट शीट ले ली है जिसका का साइज बहुत ज्यादा है, डैश डैश लगा करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब साइज बहुत बड़ा है इसका। तो मान लिया अनंत आकार की शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इससे r दूरी पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारी चादर इस तरीके से रखी है और इसके आगे ये बिंदु है कोई, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तब हम क्या करेंगे, इस चादर से इस तरीके से होती हुई एक सिलिंड्रिकल सरफेस ले लेंगे और सिलिंड्रिकल सरफेस में दो तरीके के सरफेस होती हैं। एक होता है फ्लैट एंड, जैसे ये हमारे पास एक सिलेंडर है तो एक तो ये कर्व्ड सरफेस कहलाएगा और ये वाला हिस्सा फ्लैट एंड कहलाएगा। तो दो तो इसके फ्लैट एंड होंगे और एक यहां पर ये कर्व्ड सरफेस होगा। इस तरीके से ये सरफेस हमारा क्या कहलाएगी, कर्व्ड सरफेस, और ये वाला एंड सपाट एंड या फ्लैट एंड कहलाता है। ये हमारा सिलेंडर है। तो हम क्या करेंगे, जो सीट हमने ली है वो सीट के आर पार होते हुए इस तरीके से हमने ये सरफेस ले ली, इधर भी ले ली और ऐसे ही इधर भी ले ली, दोनों तरफ है ये। तो दोनों तरफ फ्लैट एंड से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे और कर्व्ड सरफेस से होता हुआ हम फ्लक्स निकालेंगे। तो यहां पर देखिए एक चीज हमें मालूम है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा शीट के परपेंडिकुलर निकलती हैं। अगर शीट ये है तो बल रेखाओं की दिशा ये इस तरीके से होगी और यहां पर ये फ्लैट एंड है तो ई और डीएस की डायरेक्शन एक जैसी होगी। लेकिन कर्व्ड सरफेस है ये हमारे पास और कर्व्ड सरफेस पर दिशा क्या होगी हमारी, ये कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस पर दिशा ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये होगी। तो एंगल हो जाएगा यहां पर ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो देखिए ये हमने यहां लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि अनंत आकार की शीट के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा शीट के तल के लंबवत होती है। अब बिंदु P से होती हुई एक काल्पनिक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस खींची। इस सिलेंडर की कर्व सरफेस से बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कर्व सरफेस से बाहर निकलने वाला फ्लक्स E डॉट ds और E और ds के बीच में एंगल 90 है यानी E ds cos 90। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए कर्व सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स 0 होगा। तो जब ये 0 होगा तो टोटल फ्लक्स कहां से निकलेगा, संपूर्ण फ्लक्स केवल दोनों फ्लैट एंड से बाहर निकलेगा। अब एक फ्लैट एंड से बाहर निकलने वाला फ्लक्स E डॉट ds और फ्लैट एंड पर अगर हम जाएं तो E की दिशा भी ये है और ds की दिशा ये है, दोनों की दिशा 0 है यानी कि ये दिशा और ये दिशा दोनों बराबर एक जैसी हैं। तो E और ds के बीच का एंगल 0 होगा। तो पहले एक फ्लैट एंड से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, कितना होगा E डॉट ds यानी E ds cos 0 का मान यानी E ds। अब फ्लैट एंड का प्रत्येक बिंदु शीट से समान दूरी पर है, अतः E का मान कांस्टेंट होगा, इसलिए फ्लैट एंड से निकलने वाला फ्लक्स E को हम इंटीग्रल से बाहर ले लेंगे ds, और ds कितना है, पूरी शीट का क्षेत्रफल जिसे हमने S मान रखा है। तो ये हमारे पास ES हो जाएगा। इतना ही फ्लक्स दूसरे एंड से भी बाहर निकलेगा, इसलिए दोनों फ्लैट एंड से निकलने वाले फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी 2ES। और हम जानते हैं गॉस थ्योरम से फाई बराबर होता है 1/ε0 इंटू क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाले आवेश की मात्रा। फाई का मान 2ES 1/ε0 इंटू S क्षेत्रफल की शीट पर आवेश। तो 2ES बराबर 1/ε0 और S की जगह लगा देंगे हम सिग्मा S। S क्षेत्रफल की शीट पर आवेश की जो मात्रा होगी Q बराबर जो सिग्मा बराबर होता है टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया S ले रखा है हमने। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन S यानी Q बराबर सिग्मा S। दोनों तरफ S से S हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर बचेगा सिग्मा अपॉन 2ε0। तो स्पष्ट है कि अनंत आकार की शीट के कारण किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कहीं भी दूरी नहीं आ रही है। और अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली आउटवर्ड होगा, और अगर सिग्मा लेस देन 0 है तब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मली इनवर्ड होगा यानी अंदर की ओर प्रवेश कर रहा होगा। तो ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, सीट वाला।
ये भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में ही है और ये गॉस थ्योरम के साथ कई बार पूछा भी गया है, तो इसे भी सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयार करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? यदि दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए हों, निश्चित स्मॉल दूरी पर रखे हुए हों, छोटी दूरी पर रखे हुए हों, तो इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। यदि डाइपोल के चार्ज -q और +q एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे हैं, तब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे p से रिप्रेजेंट करते हैं q × 2l, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मात्रक इसका होता है कूलाम × मीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किसी डाइपोल की वजह से, तो हमने मान लिया एक -q आवेश है और दूसरा +q आवेश है। ये दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं, दोनों के बीच की दूरी हमने 2l ले रखी है। सेंटर पॉइंट हमारा O है, O से r दूरी पर एक बिंदु है P, जिसके कोऑर्डिनेट r थीटा ले सकते हैं, या हम P x और y इसके कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो हम देखें यहां से -q से हमने पॉइंट P को मिलाया, ये हमने मान लिया -q से दूरी r2 है और +q से दूरी r1 है। अब हमारे पास ये जो एंगल है वो थीटा है। यहाँ पर एक हमने परपेंडिकुलर डाला जो कि ये वाला एंगल हमारा 90, ये वाला एंगल हमारा 90, ये भी 90। तो अगर हम ये दूरी देखें यहाँ से O से लेकर के ये वाली दूरी अगर हम देखें ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बनती है L cos थीटा और ये दूरी भी L cos थीटा। जब ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये दोनों दूरियां हमारी क्या हो गई? बराबर। तो R2 बराबर कितना आया? R में अगर हम ये L cos थीटा जोड़ दें तो ये R2 के बराबर आएगा, और ये R में से अगर हम L cos थीटा घटा दें तो ये दूरी R1 के बराबर रह जाएगी। तो ये हम अब यहाँ पर ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड और ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट हमारा ये बनेगा E। तो देखिए ये माना डाइपोल के आवेश +q और -q के बीच की दूरी 2l है। माना डाइपोल के मध्य बिंदु O के सापेक्ष P के पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा हैं। यदि +q और -q की बिंदु P से दूरियां r1 और r2 हैं, तब चित्र से r1 बराबर कितना होगा? r में से L cos थीटा घटा देंगे, r2 बराबर r प्लस L cos थीटा होगा। तब हमारे पास बिंदु P पर विभव पोटेंशियल कितना आएगा? तो पोटेंशियल को हमने फाई से लिखा है 1/4πε0 q/r1 - q/r2। तो 1/4πε0 q/r1 की वैल्यू लगा दी r - L cos थीटा, r2 की वैल्यू लगा दी r प्लस L cos थीटा। तो q हमने कॉमन ले लिया है और ये r² ये हमने एलसीएम ले लिया, r² - L² cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बचेगा r प्लस L cos थीटा, यहाँ बचेगा -r प्लस L cos थीटा। r से r कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास 2l cos थीटा इंटू q, तो ये हो गया 2ql cos थीटा अपॉन 4πε0 r² - L² cos थीटा। और ये 2ql जो होता है वो हमें मालूम है डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है, जिसे हम p से लिखते हैं। और r ग्रेटर देन l है, इसलिए L² cos स्क्वायर थीटा वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे। तो फाई बराबर बचेगा p cos थीटा अपॉन 4πε0 इंटू r²। और p cos थीटा को हम लिख सकते हैं p डॉट r, क्योंकि देखो p डॉट r अपॉन r² था, इसलिए r³ कर दिया हमने। अगर हम ऊपर से भी यहां मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास यहां पर r है, तो कितना हो जाएगा? p cos थीटा अपॉन r² की जगह लिख सकते हैं हम p डॉट r अपॉन r³। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है बिंदु P पर। और हम जानते हैं r² बराबर x² प्लस y², cos थीटा बराबर x अपॉन r बराबर होता है √x² प्लस y²। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर पोटेंशियल पूछ लें
तो 1/4πε0 P डॉट आर यानी px के बराबर हो जाएगा। p cos थीटा है हमारे पास, तो p ऐसे ही cos थीटा की जगह हम x/√x² प्लस y² लगा दें और r² की वैल्यू लगा दें, तो ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल आ जाता है। अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, पोटेंशियल हमें मालूम है, तो हम जानते हैं फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से, दो तरीके की फील्ड होती है। नंबर एक रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ER बराबर होता है -del∅/del r। इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नेगेटिव ग्रेडियंट के रूप में लिखते हैं, तो वही चीज है -del∅/del r। फाई की वैल्यू अगर हमें मालूम है तो हम r के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे। फाई की वैल्यू लगा दी हमने, r के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे तो r² है 1/r² है, कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर के ये प्लस का हो जाएगा 2p cos θ/r3। डिफरेंशियल कर दिया हमने 1/r² का। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ई थीटा बराबर होता है -1/r del∅/del∅, यानी -1/r del∆del∅, फाई की वैल्यू 1/4πε0 p cos θ/r²। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशियल करेंगे, cos थीटा का माइनस sin थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/4πε0 p sin θ/r3। और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो मैग्नीट्यूड होता है E बराबर √ER² प्लस E⁵², यानी 1/4πε0, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है, लगा दी हमने, और √2p cos θ/r3 का होल स्क्वायर p sin θ/r3 का होल स्क्वायर। इन्हें हम सॉल्व करेंगे और p² है बाहर ले लेंगे, तो ये आ जाएगा √1 + 3 cos² थीटा। अब अगर हम एंगल निकालें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो अल्फा बराबर tan 1 E⁵ आएगा। अगर हम चाहें तो यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये है हमारे पास इस तरीके से, ये हमारे पास है, और अगर हम tan अल्फा की वैल्यू लगा दें तो कितना आ जाएगा, tan अल्फा बराबर हमारे पास आ जाएगा ये tan अल्फा E⁵/ER होगा, यानी अल्फा बराबर tan 1 E⁵/r, और E⁵ की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, 1/4πε0 कट हो जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास बचेगा ये वैल्यू, तो कितना हो गया tan 1 1/2 tan थीटा sin θ/cos थीटा। तो इस तरीके से ये थीटा बराबर जब 0 होगा, E बराबर 1/4πε0 r3 होगा, यानी कि ये अक्षीय स्थिति हो गई और ये निरक्षीय स्थिति हो गई, यानी इक्वेटोरियल लाइन हो गई, और ये ट्रांसवर्स पोजीशन हो गई। इस तरीके से हम किसी भी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को परिभाषित कीजिए। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उनमें आने लायक क्वेश्चन है, और ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो इसमें क्या है, देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को निम्न प्रकार डिफाइन करते हैं, K बराबर ε/ε0, यानी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ऐसे ही K बराबर C/C0, तो ये C जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कैपेसिटर की कैपेसिटी है, और ये निर्वात या वैक्यूम में कैपेसिटर की कैपेसिटी है। वायु के लिए K बराबर होता है 1.0006, जबकि वैक्यूम के लिए K बराबर 1 होता है। ऐसे ही पानी के लिए K बराबर 80 है, कांच के लिए K बराबर 6 है, और मेटल्स के लिए K बराबर इन्फिनिटी होता है। K का मान कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। उसके बाद डेफिनेशन आ जाती है एक, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को उदाहरण सहित समझाइए। ये भी 3 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल्स, और नंबर 2 है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स वे होते हैं जिसमें धन आवेश यानी प्रोटॉन का गुरुत्व केंद्र ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन के गुरुत्व केंद्र से निश्चित दूरी पर होता है। इस प्रकार पोलर मॉलिक्यूल एक परमानेंट डाइपोल्स होते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है, जैसे कि HCl है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, अमोनिया आदि। ये केवल डेफिनेशन हमें तैयार करनी है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं?
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का गुरुत्व केंद्र एक ही स्थान पर होता है, यानी संपाती होते हैं। इनमें डाइपोल मोमेंट 0 होता है। इन्हें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे H2, N2, O2, CO2, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं हमारे पास, ये जो हैं सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई, पी और डी को परिभाषित कीजिए और इनमें संबंध स्थापित कीजिए। बहुत आने वाला क्वेश्चन है, सभी लोग तैयार करेंगे और ये 7.5 नंबर में भी आ सकता है। तो हमें ई की डेफिनेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे किसी भी टेस्ट चार्ज Q0 पर लगने वाले बल और टेस्ट चार्ज के मान के अनुपात को उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। E बराबर F/Q0। मात्रक इसका न्यूटन पर कूलाम होगा, मात्रक भी लिख देंगे इसका। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आती है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी कि परावैद्युत ध्रुवण। जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स डाइपोल बन जाते हैं और डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। तो डेफिनेशन हमारी ये है जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ के यूनिट वॉल्यूम में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन P कहते हैं, यानी कि ये प्रेरित आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा P के बराबर होता है, यानी P बराबर सिग्मा P। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी, इतना समीकरण नंबर 1 डाल दिया है। और तीसरा जो वेक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। इसे हम इसी में डिफाइन कर देंगे लास्ट में चल करके। मान लिया किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक कैपेसिटर हमने ले लिया है और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया है। तो प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन हो रहा है। माना डाइलेक्ट्रिक की प्लेटों पर फ्री चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। जो फ्री चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सिग्मा है, तथा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में प्रेरित पोलराइजेशन चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा P है। हम जानते हैं कि जब यहां पर डाइलेक्ट्रिक रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये हमारे पास सिग्मा है, तो यहां क्या हो जाएगा, ये यहां पर सिग्मा P आएगा, क्योंकि जहां प्लस चार्ज है वहां माइनस चार्ज प्रेरित हो जाता है। ये हमें मालूम है, यहां प्रेरित हो जाएगा ये इस तरीके से। ये तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा P है। ऐसे यहां माइनस है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इधर की साइड में। ये माइनस है, माइनस के बराबर में प्लस चार्ज प्रेरित हो जाता है। तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो चार्ज होते हैं ये कैसे चार्ज होते हैं, प्रेरित चार्ज। और यहां जो प्लेट पर होते हैं चार्ज वो होते हैं फ्री चार्ज। तब E बराबर क्या होता है, एक प्लेट जो अनंत आकार की शीट होती है उसकी वजह से देखते हैं हम, तो E यहां पर EO बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और EP बराबर सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन 0। इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी हमारी। EO तथा EP की दिशाएं परस्पर विपरीत होती हैं। कैसे विपरीत होती हैं, ये प्लस है तो प्रेरित माइनस हुआ, ये माइनस है तो प्रेरित प्लस हुआ। तो इसलिए इनकी दिशाएं क्या होंगी, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो ये वाली दिशा किधर होगी, ये वाली दिशा हमारी इधर की साइड में होगी ये, और ये अंदर वाली दिशा क्या होगी, ये इधर होगी, प्लस से माइनस की ओर। तो ये दिशाएं हमेशा अपोजिट होती हैं। माना डाइलेक्ट्रिक स्लैब के भीतर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तब E बराबर EO माइनस EP। दोनों की वैल्यू लगाएंगे, एप्सिलॉन 0 हमारा कॉमन हो गया, एलसीएम ले लिया, तो सिग्मा माइनस सिग्मा P। या हम एप्सिलॉन 0 की मल्टीप्लाई इधर कर दें तो एप्सिलॉन 0 E बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा P होगा। और एप्सिलॉन 0 ये हमारे पास सिग्मा है, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस P। ये हम एक साइड में ले आए और रीअरेंज कर दिया है। परंतु हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी, सिग्मा P बराबर होता है P डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बराबर होता है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा P प्लस एप्सिलॉन 0 E। एप्सिलॉन 0 E प्लस P को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन 0 E प्लस P है इसी को हम D कहते हैं। तो D बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस P, और D बराबर होता है सिग्मा, यानी फ्री चार्ज डेंसिटी होती है। इस समीकरण को हम वेक्टर फॉर्म में D बराबर एप्सिलॉन 0 E प्लस P, यानी D E P तीनों वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, ये हमें प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो इसे अच्छे से तैयार करेंगे, आ सकता है।
अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। जब किसी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाते हैं और डाइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो जाता है। और अधिकांश डाइलेक्ट्रिक्स के लिए पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो P बराबर एक हम काई नाम से ये XE लिख देते हैं, काई कहलाता है, काई E। ये हमारे पास एक कांस्टेंट होता है, ये अदिश राशि होती है और काई को मीडियम की इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अतः काई बराबर P अपॉन E। मात्रक होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात में या वैक्यूम में इसका मान 0 होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती, जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की ये जबकि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की नहीं करती है। अब इनमें रिलेशन निकालते हैं हम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी K से रिप्रेजेंट करते हैं, ससेप्टिबिलिटी काई से रिप्रेजेंट करते हैं और परमिएबिलिटी हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें हम रिलेशन निकालें तो वी नो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D बराबर होता है एप्सिलॉन 0 E प्लस P, जहां एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहलाता है और D बराबर होता है एप्सिलॉन E। तो D की जगह हम एप्सिलॉन E लगाएंगे, P बराबर काई E लगाएंगे। इसमें समीकरण 1 में इसकी जगह D बराबर एप्सिलॉन E, D बराबर एप्सिलॉन E, एप्सिलॉन 0 E और P की जगह काई E। तो यहां अगर हम देखें तो सब में E जो है कांस्टेंट है, सब में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 E, एप्सिलॉन 0 प्लस काई। एप्सिलॉन 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 बराबर 1 प्लस काई अपॉन एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है K के बराबर। तो K बराबर 1 प्लस काई अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हमारा K, काई और एप्सिलॉन 0 में एक रिलेशन आता है और फ्री स्पेस में काई 0 होता है, इसलिए वैक्यूम कम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान K होता है। तो इस तरीके से हमारी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। और अगर ये आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और ये सारा का सारा अच्छे से तैयार करें। इसमें से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन फंसेंगे, आप लोगों के मिलेंगे एग्जाम में, तैयारी करें। 1 घंटे का मेरे ख्याल से ये यूनिट कंप्लीट हुई है, तो बहुत आसानी से आप लोग जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है वो भी फिजिक्स में फेल कोई नहीं होगा। इतना तैयार करेंगे आप तो सभी अच्छे से पास भी होंगे। तो ये मेरी फिजिक्स की क्लास है, सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर देना भाई हमारे चैनल को, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी बनाते रहें। धन्यवाद।